ये पहला सवाल है। अब सवाल को आप पढ़िए। द करेक्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल इन द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ ई वर्सेज लॉग यम। लॉग यम का यम क्या है? मोलैलिटी है। आपको बताना है कि इस ग्राफ में ई सेल की वैल्यू क्या हो, मतलब ई स्टैंडर्ड की वैल्यू क्या होगी। देखिए ये क्या लिखा गया है? करेक्ट वैल्यू ऑफ ई स्टैंडर्ड ऑफ हाफ सेल इन द फॉलोइंग ग्राफ। ग्राफ किसके किसके बीच है? ई के बीच है और लॉग यम के बीच है। तो देखिए, अगर इन जनरल मैंने आपको कल ही बताया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो होते हैं, एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, दूसरा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। आपको कंसीडर क्या करना है? आपको हमेशा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है कि अगर आप इस चीज को लेकर पढ़ेंगे तो कोई भी किताब पढ़ेंगे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब आप ई सेल पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन काफी ज्यादा होने लगता है। उसका रीजन यही है, कुछ किताबों में मान लीजिए ये रिडक्शन के बजाय ऑक्सीडेशन लिखा गया है, और कुछ किताबों में रिडक्शन ही लिखा गया है। तो हमको एक स्टैंडर्डाइज अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि आपको क्या पढ़ना है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ना है। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यही है, ई नॉट। अब जैसे मान लीजिए ये हम लिख रहे हैं एम, ये कोई एक मेटल है और ये मेटल हाफ सेल रिएक्शन में रिड्यूस हो रहा है, एक सिंपल सा रिएक्शन है। अब अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो इसके लिए नर्स इक्वेशन अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? आप जानते हैं नर्स इक्वेशन क्या कहता है? नर्स इक्वेशन अगर ई सेल आप लिखते हैं तो ई बराबर ई नॉट माइनस, यहाँ लिखा गया था आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ, और यहाँ पर एल एन था और ये क्यू था। इतना आपको मालूम है। अगर कोई मेटल अगर आयन है तो ये एक्वस मीडियम में होता है, सोल्यूशन फेज में होता है, और जब ये रिड्यूस होता है तो ये सॉलिड फेज में पहुंच जाता है। तो अगर इसके लिए हमें क्यू का मतलब रिएक्शन क्वेसेंट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इस रिएक्शन के लिए आप लिखेंगे एक्टिविटी ऑफ एम, और एम क्या है? ये सॉलिड है, और ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, और एक्टिविटी ऑफ ये रिएक्टेंट है M2+ है, और ये आपका एक्वस यानी ये सोल्यूशन के फॉर्म में है। आप जानते हैं कि किसी भी सॉलिड की एक्टिविटी क्या होती है? ऑलवेज 1 होती है। नहीं जानते हैं तो आप ये याद कर लीजिए। अगली क्लास हमारा एक्टिविटी कोएफिशिएंट और क्या कहते हैं आयनिक स्ट्रेंथ को लेकर रहेगा। बहरहाल आज ये जानिए कि किसी भी सॉलिड, अगर कोई भी मटेरियल है, अगर सॉलिड फेज में उसकी एक्टिविटी पूछा जाए तो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ऐसे लिक्विड फेज में भी अगर कोई मटेरियल रहेगा तो लिक्विड की भी एक्टिविटी क्या माना गया है? 1 माना गया है। तो यानी अगर अब Q की वैल्यू लिखा जाए तो आप कैसे लिखेंगे? 1/, यहाँ पर 1/, क्या लिखेंगे? एक्टिविटी ऑफ M डबल प्लस। और आपको मैं एक ट्रिक बताया था, एक्टिविटी का मतलब आप कंसंट्रेशन समझिएगा, और कंसंट्रेशन का मतलब जैसे मोलरिटी और मोलैलिटी होता है वही समझिएगा। क्योंकि मैं एक्टिविटी को पढ़ाया नहीं हूं, इसीलिए एक्टिविटी का जो रियल में फार्मूला होता है वो ऐसे होता है। अब जानते भी होंगे तो अलग बात है, और नहीं भी जानते होंगे तो आप ये जानिएगा कि एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है। अगर इतनी बात आप समझ गए होंगे तो इस सवाल को फिर से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सवाल में क्या पूछा गया है? आपको ई सेल की वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें ग्राफ बनाना सीखना होगा। तो आप जानते हैं ई बराबर क्या होगा? ई स्टैंडर्ड और माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ, और यहाँ एल एन क्यू होता है। अब अगर हाफ सेल है तो हाफ सेल का मतलब कोई एक मेटल है और ये मेटल रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूस हो रहा है तो ये सॉलिड के केस में है, तो सॉलिड की एक्टिविटी क्या होती है? 1 होती है। यानी अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? यम सॉलिड इसकी एक्टिविटी डिवाइडेड बाई एक्टिविटी ऑफ यम आयन, और ये बराबर क्या हो जाएगा? 1/, मोलैलिटी, क्योंकि एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है। यानी इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? ई नॉट माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ, और यहां हो जाएगा एल एन 1/m। आप जानते हैं कि जैसे अगर कोई एल एन 1/m है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो जाता है? माइनस एल एन एम हो जाता है। इतना आप जानते होंगे कि ये लॉग का नियम है, गणित के नियम में हम लोग पढ़े होंगे कि जैसे अगर कहीं पर लिखा गया है एल एन A/B,
अगर अगर आप चाहते हैं बी ऊपर हो जाए ए नीचे हो जाए तो ये वैल्यू होता है -ln b बाई ए होता है। ये आप जानते रहिए, मैथ के लिए जरूरी होता है, ठीक है। अब अगर हम m को ऊपर ले जाए तो ये इक्वेशन कैसे बदल जाएगा, ई नॉट माइनस, अब यहाँ माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ हो जाएगा और हो जाएगा ये एल एन एम हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका ई सेल हो गया। अब ये इक्वेशन आप ध्यान से देखिए, इसी इक्वेशन पर ये सवाल हल होगा। आप अगर ये लर्न कर लिए होंगे तो हम थोड़ा इरेज करेंगे क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखिए अभी जब नर्स इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा, ये एल एन 1/m आया था, आप सही बता रहे हैं कि ऑप्शन सी सही होगा, 1/m आया था। ये बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट प्लस आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ, और ये एम एल एन एम हो जाएगा या लॉग एम कहिए, ठीक है। तो ये आपका जैसे ये क्या है, अगर हम कहें ये ई बराबर है तो ई को रखते हैं वाई एक्सिस पे, ये आपका हो जाएगा स्लोप एम हो जाएगा, ये रखेंगे आप एक्स एक्सिस पे, और ये आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यानी आप देखिए जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर ई लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल एन एम लिखेंगे। अब ये स्लोप आपका पॉजिटिव है और ये सी की वैल्यू भी एबव साइड पॉजिटिव में है, तो मान लीजिए ये सी है और स्लोप पॉजिटिव है तो ये ऊपर जाएगा। तो अब ये जो वैल्यू होता है मैथ के हिसाब से ये होता है कि जो सी की वैल्यू होती है वही होती है, और यहाँ सी बराबर क्या है, ई नॉट है। तो अब यहाँ पर देखिए ये आपका ग्राफ, बस इतना देखिए काम हो जाएगा। ये ग्राफ बना, ये ऐसे बना, तो ये इतना वैल्यू क्या होगा आपका, ई नॉट होगा, यानी बी और बी प्राइम यही वैल्यू क्या होगा आपका, ई नॉट होगा। और ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी होगा। समझ में आ गया ना निराला, गुड। चलिए अब देखिए उधर जो सवाल था ये नर्स इक्वेशन से था। अब क्योंकि जब ये सवाल आया है हमें खूब अच्छी तरीके से याद है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे, अरे बाप रे कैसे सवाल पूछ लिया, जबकि यहाँ बाप रे की जरूरत नहीं थी, नर्स इक्वेशन की जरूरत थी। लेकिन लोग किसको याद कर रहे थे, अपने मम्मी पापा को, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ देखिए, आपको जब हम पहला या दूसरे लेक्चर में भी बताए हैं। अब एक सिंपल सा ग्राफ था, इसमें ये पूछा गया था कि जैसे ये ग्राफ में अब इसमें 4 लाइन दिया गया है, 2 तो एकदम ऐसे सीधे स्ट्रेट लाइन है, एक ऊपर के साइड कर्व है और एक नीचे के साइड कर्व है। और ये पूछा जा रहा है, अब ए फॉर कंडक्टेंस है, ये क्या है, कंडक्टेंस है, और ये अंडर रूट सी है। तो आपको कल मैं एक चीज बताया था कि ये कंडक्टेंस इक्वल टू 0 कंसंट्रेशन कंडक्टेंस माइनस बी कंसंट्रेशन सी, गुड। हाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। तो कल मैं ये बताया था आपको, अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो ये किसके लिए होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर थोड़ा सा कर्व बन जाए तो ये किसके लिए होगा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। यानी सी वाला कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग, और डी वाला कौन सा होगा, वीक। और इस हिसाब से कौन सा आंसर सही है प्यारे बच्चों, सी वाला सही है, ठीक। अब नेक्स्ट स्लाइड या नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। देखिए ये सवाल आप पढ़ेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टोमेट्रिक टाइटेशन विल बी शो ए लीनियर इंक्रीज ऑफ द कंडक्टेंस विद वॉल्यूम of the titrant added up to the breakpoint and almost constant conductance afterward। यानी क्या कह रहा है कि कंडक्टोमेट्रिक टाइटेशन में लीनियर इंक्रीज ऑफ कंडक्टेंस, यानी शुरू शुरू में कंडक्टेंस क्या हो रहा है, लीनियर इंक्रीज कर रहा है, यानी ऐसे रहा होगा। फिर क्या होगा, विद जैसे जैसे आप मतलब कि इसमें वॉल्यूम आप बेस ऐड करते हैं, जब बेस ऐड करते हैं तो शुरू शुरू में ऐसे लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि जब ब्रेक पॉइंट आता है, ब्रेक पॉइंट के बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ये ऐसे हो जाता है, सीधा एकदम हो जाता है। तो अब ये मैंने कल पंखा मॉडल बताया था ना, अगर दोनों ऊपर रहे तो ये स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है। अगर जो स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस, अगर ऐसे हो जाएगा तो वीक एसिड, और ये ऐसे हो जाएगा तो वीक बेस। ऑप्शन कौन सा सही है, डी। अब देखो कितना सुंदर सवाल है, सीधा 4 नंबर JRF बनने लायक है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। देखिए ये है मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन, प्लॉट ऑफ सोडियम। देखिए ये सवाल क्या है कि
थोड़ा सा यहाँ पे नहीं देना चाहिए था, लेकिन अब गलती से ये सवाल यहाँ पे आ गया। एक्चुअली ये जो सवाल है आप सर्फेक्टेंट का है, जब मिसेल फॉर्मेशन होता है, मिसेल कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग माइसेली बोलते हैं, ये कोलाइडल सोल्यूशन का सवाल है। हालांकि इसका वाला ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक बार मतलब कि ऐसे इंक्रीज होता है, मतलब ऐसे डिक्रीज होता है, और जैसे मिसेल का ये मिसेल फॉर्मेशन है, इस कंसेंट्रेशन पर मिसेल का मतलब क्या होता है कि जो सर्फेक्टेंट है वो एग्रीगेट होकर एक, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि आप कभी कभी अगर दूध जो है, जैसे जस्ट एकदम भैंस की दूध जो है शुरू शुरू में एकदम ताजी दूध, तो ताजी दूध जो रहती है तो उसमें कभी कभी देखते होंगे कि मतलब एक ढोका टाइप का बना होता है, ठीक है, तो वही आपका मिसेल है, मतलब कि एग्रीगेट कर जाते हैं, जो जो फैट पार्टिकल होते हैं वो एग्रीगेट कर जाते हैं। तो मिसेल फॉर्मेशन जिस कंसंट्रेशन पे होता है, यहाँ पे मिसेल फॉर्मेशन हो गया है, यहाँ तक ये लीनियरली डिक्रीज होता है, इसके बाद कर्व जैसे कर्वी टाइप का हो जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह। तो ये आपको मैं बताऊंगा बाद में, जब हम लोग मिसेल फॉर्मेशन के लिए पढ़ेंगे। ये सवाल बराबर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मैंने आपको ज्यादा पढ़ाया नहीं है, इसलिए इस पर ज्यादा डिस्कस करना ठीक नहीं है। और दूसरी चीज है कि जब पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे तब आप खुद जवाब देंगे, लेकिन आप याद रखिएगा कहीं भी सोडियम दो डेसिल सल्फेट आ जाए, ये समझ जाइए कि ये कोलाइडल सोल्यूशन का सवाल है। कहाँ का है? तो कोलाइडल सोल्यूशन में आप पढ़े होंगे मिसेल फॉर्मेशन, तो मिसेल फॉर्मेशन से संबंधित सवाल है, और उसका ग्राफ यही होता ही है, इसमें कोई भी शंका ना रखिएगा। कभी कभी ये ग्राफ ऐसे बनाया जाता है, फिर ऐसे बनाया जाता है, और ऐसे 2-3 लाइन बना दिया जाता है, तब भी आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। ये शुरू में क्या होगा, ऐसे डिक्रीज होगा लीनियरली, अब बाद में कर्व रूप में डिक्रीज होता है। और ये आपका ग्राफ किसके बीच है? कंडक्टेंस और ये कंसंट्रेशन के बीच। इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम लोग पढ़े हैं नहीं। जैसे आप लोग पढ़ लीजिएगा क्रिटिकल, ये हम बताएंगे ही, क्रिटिकल सीएमसी जानते होंगे, सीएमसी क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिसेल मतलब क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन करके ये टॉपिक है, वर्सेज मतलब इसका कंडक्टेंस, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन फॉर्मेशन, और इसका जो कंडक्टेंस है वर्सेज किसके बीच ग्राफ है? कंसंट्रेशन के बीच। तो ये वाला ग्राफ हमेशा याद रखिएगा, ये ग्राफ से, यही ग्राफ है 2-3 बार पूछा गया और कुछ पूछा ही नहीं गया, जान जाइए। CSIR में 3 बार सवाल आया है, अब आपको ज्यादा बताए नहीं थे, बहरहाल यहाँ पे ये सवाल गलती से आ गया, आप समझ जाइए। इसका कौन सा ग्राफ होगा? C वाला होगा। क्या याद रखना है? शुरू में लीनियरली डिक्रीज होगा, बाद में कर्व की तरह डिक्रीज होगा, और ये ग्राफ किसके किसके बीच होता है? कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के बीच होता है। किसके लिए होता है? जहां पर भी आप CMC देख लीजिएगा, वहीं पर ये ग्राफ आंख मूंद के मार दीजिए, या CMC लिखा रहे, या सर्फेक्टेंट लिखा रहे, या सोडियम डोडिकिल सल्फेट लिखा रहे, ये सब एक ही किस्म के सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सवाल है, द प्रिडिक्टेड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और यहाँ पर इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आपको मतलब रिजल्टेंट EMF की वैल्यू बतानी है, और बहुत आसान सवाल है, आप बता ले सकते हैं। जैसे देखिए कि कंसंट्रेशन दोनों साइड सेम है। एक्चुअली इसका जब सेल रिएक्शन लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज आपको बताने जा रहे हैं। जब सेल रिएक्शन लिखेंगे तो ये, अब सेल रिएक्शन में क्या होता है, ये ऐसे ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये कैथोड पे ऐसे, कैथोड पे ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। यानी ये जो हेड है, हेड के साइड प्रोडक्ट होता है, इधर भी हेड के साइड प्रोडक्ट होता है। तो आप ये हेड हो गया, हेड के साइड प्रोडक्ट क्या लिखेंगे? Fe, और ये 2+ है, और प्लस, और प्रोडक्ट दूसरा क्या है? कैडमियम सॉलिड है, और यहाँ क्या है? आयरन सॉलिड है, और प्लस आयरन 2+, ये इक्वस है, ठीक है। अब जब इसके लिए हम लोग नर्स इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो अब आप जानते हो E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है E0 माइनस RT डिवाइडेड बाई NAF, और ये ln Q होता है। तो Q क्या होता है? अगर Q बराबर इसके लिए लिखा जाए तो आप क्या लिखेंगे? इसकी एक्टिविटी 1 होती है, इसकी भी एक्टिविटी 1 होती है, ठीक है। और ये कैडमियम था, यहाँ पर क्या था? कैडमियम। और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक्टिविटी ऑफ आयरन 2+ डिवाइडेड बाई एक्टिविटी ऑफ कैडमियम 2+। लेकिन अब यहाँ पर
ये भी ये कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, इसलिए ये बराबर क्या हो जाएगा 1। और Ln1 की वैल्यू क्या होती है 0, यानी इसकी जो रिजल्टेंट ई सेल है वो ई सेल के बराबर होगा, स्टैंडर्ड वैल्यू के बराबर होगा। और कल कल ही आपको बताए थे जब ऐसे सवाल आए, हाँ बी ऑप्शन ना, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। बहरहाल जब ऐसे सवाल आए तो आपको करना क्या है कि ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, और शर्त क्या है, दोनों रिडक्शन होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, रिडक्शन। और संयोग की बात है, यहां भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखा गया है और यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल लिखा गया है। ये आपका एनोड होता है आओ सीआर, ये आपका कैथोड होता है। तो अब कैथोडिक वाला कौन सा है, ये है -0.403, अब माइनस, और ये कितना है -0.447, आप ऐसे लिखोगे और जब ये बराबर करोगे तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये देखिए 403 है, ये 497 प्लस हो जाएगा, और 447, 47 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। और कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी ना। तो ऐसे सवाल आप लोग कर ले जाएंगे, अब हमें विश्वास है, और आप बहुत अच्छी पढ़ाई किए हैं, हमें लगता है कि आप घर पे रिवीजन भी करते हैं और प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, इफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये जीरो, ये सब सवाल पूछे गए हैं CSIR में, और जो सवाल, और अभी तक मैं जितना पढ़ाया हूं और जितने सवाल अभी तक पूछे गए हैं, उन सारे सवालों को मैं ये देखना चाह रहा हूं कि आप हल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो हम अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेते हैं और उस जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए सॉल्व कराते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ये दिया गया है, और सेल कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो अब आपको बताया गया था कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस बराबर कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट होता है ना, ये आपको बताया गया था। अब हम क्या पूछा गया है, इसमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया गया है, ये कितना के दिया गया है 0.2 दिया गया है, और ये वैल्यू निकालना है आपको, और इनटू सेल कांस्टेंट कितना दिया गया है 0.25। अब कंडक्टेंस की वैल्यू बताइए कितना होगा, 0.2 डिवाइडेड बाई 0.25, ये पॉइंट कैंसिल, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा, एक पॉइंट ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, और ये 8। आंसर कौन सा होगा, आंसर सी होगा। बहुत बहुत सही आंसर आ रहा है आप लोगों का। ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2-3 सवाल अभी तक CSIR में पूछे गए हैं, इतना सरल सवाल है, कोई ध्यान ही नहीं देता है। एक्चुअली जो CSIR की तैयारी करने वाले हैं सबको मजा आता है ऑर्गेनिक पढ़ने में, या फिर मजा आता है इनऑर्गेनिक पढ़ने में, और मजे की बात यह है कि जिनको उसमें ज्यादा मजा आता है CSIR वालों का, उनके प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। कारण ये है कि आपको अगर CSIR क्वालिफाइड करना होगा तो इस बैरियर को खत्म करना होगा, इस लगाव को खत्म करना होगा। आपको एकमात्र लगाव होना चाहिए कि आपको केमिस्ट्री आती है, ऑर्गेनिक आती है कि इनऑर्गेनिक आती है, फिजिकल आती है, कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, सब चीज आपको आती है, तब तो जाकर आपके माथे तिलक लगेगा, मतलब कि आप JRF होंगे, और नहीं तो हमेशा लड़खड़ाते रहेंगे, कभी 2 नंबर से रुकेगा, कभी 4 नंबर से, कभी 10 नंबर से रुकेगा, कभी डर लगेगा, कभी फिजिकल का पेपर देख के पसीना छूटेगा, कभी ऑर्गेनिक बहुत टफ आ जाएगा, ये सब समस्याएं बनी रहती हैं। बहुत अच्छा है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल ये मैं कराया हूं, लेकिन आपका एक परीक्षा है कि देखिए आपको याद है कि नहीं। ये सवाल हम सॉल्व कराए थे ऑन टाइट्रेटिंग कंडक्टोमेट्रिकली a NaOH solution, sodium hydroxide solution with a mixture of HCl and CH3 यानी acetic acid solution. Plot of volume of mixed acid added B in y-axis against the conductance इन एक्स एक्सिस। अब आपको याद होगा जब आप वहां पे पढ़े थे, ग्राफ कैसे पढ़े थे, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए जल्दी से, याद है कि नहीं आपको, बोलो। ये कंडक्टेंस है, मिक्स है, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए ऐसे आता है, वीक एसिड के लिए ऐसे जाता है, फिर क्या है, और फिर इसमें NaOH, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये आपका ग्राफ ऐसे होगा। और ये क्या होता है इधर, वॉल्यूम ऑफ एडेड टाइट्रेंट का मतलब क्या ऐड किया जा रहा है, NaOH। लेकिन अब यहाँ एक्सिस बदल दिया गया है, एक्सिस जब बदल दिया जाएगा तो ये वाला ग्राफ ना सही होकर कौन सा सही होगा, सी वाला सही होगा। बहुत सही।
ठीक है, तो हम लोग इन्हीं सब बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। और चलिए, ये अगला सवाल है, आप बता देंगे तो मुझे खुशी होगी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, लाडुल जी। निराला, निराला राज, कौन सा सही होगा ऑप्शन, तुम बताओ। लग रहा है कि तुम सुन नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं, इसमें ऑप्शन बी होगा। और हमारा फार्मूला क्या है? फार्मूला बार बार लिखिए, इतनी बार लिखिए ना कि आप ही नहीं, आपके सारे घर वाले जान जाएं कि एक फार्मूला होता है और किसका होता है, कंडक्टेंस का होता है। ठीक है, अब ये ग्राफ खींचा गया है तो यानी इसके और इसके बीच खींचा गया है। ठीक, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब ये वाला सवाल हल कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। बताइए, आप सॉल्व करके खुद बताइए इसका जवाब क्या होगा। अभी कुछ देर पहले ऐसे ही सवाल सॉल्व किया गया था। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन 0.176 per ohm per centimeter if the cell constant is 0.255 per centimeter, the conductance in per ohm of that solution is। बताइए, फार्मूला मालूम है ना? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा बराबर कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। अब कप्पा की वैल्यू क्या दी गई है? 0.17। अब देखते हैं, और डिवाइडेड बाय कितना होगा? 0.255 होगा, और ये बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा। ये हटा दीजिए, अब सॉल्व करेंगे। ये 25 है, 76 है, 25 छक्का। हाँ, आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बी। गुड, वेरी गुड। देखिए, ये अगला सवाल है, ये कोलरास लॉ से जुड़ा हुआ सवाल है। आपको याद होगा कि अब आपको बताना है कंडक्टिविटी ऑफ वाटर सोल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट AB2। वाटर का इतना होता है, इसका इतना होता है रेस्पेक्टिवली। बता लेंगे ना? बताइए, आपको एक फार्मूला में बताया था। Conductivity of saturated water and saturated solution। नॉट गेटिंग, ओके। इसका ऑप्शन हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 7 दूनी 14, 14 26 हो जाएगा, 26
मतलब 25 पंजे 150। गुड। देखिए, आपको मैं एक फार्मूला बताया था कि वो फार्मूला ये बताया था कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन बराबर स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ साल्ट, और ये किस में डिजॉल्व है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ जल ही जीवन। याद आ रहा है ना? तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ साल्ट। याद करिए, मैं ये जब बता रहा था पिछले ही लेक्चर में शायद, या इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि स्पेसिफिक सोल्यूशन ऑफ साल्ट। अब यहाँ पर किसका दिया गया है? कि सैचुरेटेड सोल्यूशन और वाटर का दिया गया है। तो यहाँ पर सैचुरेटेड सोल्यूशन कितना है? सैचुरेटेड वाटर का कितना है? 7, और सैचुरेटेड सोल्यूशन का है 21। तो आप यहाँ लिखेंगे 21 बराबर क्या हो जाएगा? के ऑफ साल्ट और प्लस 7। तो के कंडक्टेंस ऑफ साल्ट कितना हो जाएगा? साल्ट का बताइए। साल्ट का हो जाएगा 14, और इसका यूनिट जरूर लिखिएगा। 28 कैसे आप बोल रही हैं? ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। ये 21 है, 21 में आप 7 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 14 बचेगा। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ये 14। अब लेकिन यूनिट मैंने बोला जरूर लिखिएगा। म्यू ये साइमन है और ये पर मीटर है। ये आपको समझ में आ गया। दूसरी बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो ये बताने जा रहा हूं, दूसरी बात मैंने आपको एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी बताया था, और उस जुगाड़ में ये कहा गया था कि कंडक्टेंस बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं? कप्पा और डिवाइडेड बाई क्या पढ़ते हैं? कप्पा डिवाइडेड बाई यहाँ पर मोलरिटी पढ़ते हैं। याद आ रहा है ना? और अगर इस मोलरिटी को हम बदल दें सॉल्युबिलिटी से, तो सॉल्युबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा? कप्पा डिवाइडेड बाई कंडक्टेंस। अब ये कप्पा की वैल्यू तो आप यहां से निकाल लिए, कंडक्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोलरास लॉ से निकालेंगे, क्योंकि ये Ab2 है। तो ये डिसोसिएट होने के बाद आयनिक कंडक्टेंस ऑफ ए अब प्लस 2 इंटू आयनिक कंडक्टेंस ऑफ बी। आप ऐसे करके बताइए ये कंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी? यानी इन दोनों को आप जोड़ेंगे। अब जोड़ के बताइए। ये 12.72 है और ये आपका 7.64 है। फिर 28 कहाँ से आ गया आपका? अच्छा, दोनों को जोड़ने के बाद। ओके ओके। हाँ, ये 7 दूना 14, ये 15 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, 28। बहुत सही। अब देखिए कितना सरल सवाल है ना। यहाँ पर 28, अब आगे क्या है? ये मिली है और ये साइमन मीटर स्क्वायर है। ठीक है। अब जैसे अगर हमें सॉल्व करना हो, ये सॉल्वेबिलिटी बराबर यहाँ ऊपर क्या लिखेंगे? 14। अगर इसको हम ब्रेक करें तो 10⁻⁻6 लिखते हैं, और नीचे क्या करेंगे? ये 28 है और मिली को आप कैंसिल करिए, ये हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। और आगे क्या है? साइमन, साइमन से कैंसिल हो जाएगा मीटर, यहाँ मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, कनेक्शन हट गया था मेरा। ओके ओके ओके। अब इसको सॉल्व करिए, ये 10⁻³ बचा, और ये कितना बचा? 1/2 बचा। 1/2 10⁻³ और ये बराबर क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। 0.5 10⁻³ और अब ये पॉइंट को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁴। ऑप्शन कौन सा सही होगा? गुड। सवाल समझ में आ गया कैसे हल किया जाएगा? क्योंकि ऐसे सवाल बहुत कम मिलते हैं। और बोलिए, समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ? लाडोल जी आप बताइए। निराला जी तो अभी आ रहे हैं, इनको बैक से जाकर देखना पड़ेगा। निराला राज बी। बी तुम्हारा कहां से बी आ गया भैया? ऑप्शन ए सही होगा। ये देखो,
0.5 इंटू 10⁻³ और जब पॉइंट को हटाओगे तो पॉइंट जो -3 है वो -4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगर आप लोग इजाजत दें तो हम अगले सवाल पे पहुंचे। नेक्स्ट, हट नहीं रहा। चलिए, अब इस सवाल का जवाब बताइए। द मोलर कंडक्टिविटी, अब ये तो आप सॉल्व करो, बहुत खुशी होगी मुझे। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये किसका किसका है? Na2SO4। देखिए पहले आप देखिए, लिखिए Na2SO4, और किसका है? K2SO4, और किसका? KCl, और किसका? HCl, और किसका दिया गया है? HCOONA। अब पूछा किसका जा रहा है? पूछा जा रहा है फार्मिक एसिड का कितना होगा ना। तो देखिए फार्मिक एसिड में ये फार्मेट आयन होता है और H+ आयन होता है। अगर इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये प्लस ये बनेगा। अब ध्यान से सुनिए, आप किसी भी तरीके से जुगाड़ लगाइए, ठीक है, इन 4-5 सोल्यूशन के थ्रू ये बनाना है। तो कैसे बनाओगे? तो देखिए H और CO, सबसे पहले तो आप लिख दीजिए HCOONA, ठीक है। और क्या करोगे? जब तुम ऐसा लिखोगे तो, और हमें इसकी, अब ये यहां से मिल गया, इसमें और क्या हमको चाहिए? और हमें चाहिए HCl। क्या चाहिए? HCl। लेकिन इन दोनों को जोड़ने के बाद ये तो मिल गया, आ क्या गया? Na आ गया और Cl आ गया। तो हमें किसी भी तरीके से Cl को हटाना है, तो हम क्या कर देंगे? -KCl। -KCl करेंगे तो Cl कैंसिल हो जाएगा। अब लेकिन अब K आ गया, K माइनस में है और Na+ में है। Na+ यहाँ पर देखिए Na है, तो हम क्या करेंगे? ये बैलेंस रिएक्शन करना है, Na2SO4। अब यहाँ पर एक Na था तो यहाँ पर 2 Na आ गया माइनस में, तो यहाँ पर हमें एक ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हाफ Na2SO4। अब देखिए, अब इस पूरे मतलब मिक्सचर में क्या क्या एक्स्ट्रा है? तो -K एक्स्ट्रा है और -SO4 एक्स्ट्रा है, हाफ SO4 एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे? -K2SO4, क्योंकि SO4 यहाँ पर हाफ है तो यहाँ पर भी हाफ कर देंगे, और यहाँ पर भी ये 1 है तो हाफ करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये आपको इक्वेशन समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्या? कंडक्टिविटी ऑफ दिस, कंडक्टिविटी ऑफ दिस, कंडक्टिविटी ऑफ, अब हाफ कंडक्टिविटी ऑफ दिस और कंडक्टिविटी ऑफ दिस, कंडक्टिविटी ऑफ दिस, यानी ओवरऑल जो आपका कंडक्टिविटी बनेगा वो बराबर क्या हो जाएगा? ये वाला कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ HCONA। अब इसमें जोड़ेंगे क्या? कंडक्टिविटी ऑफ HCl जोड़ेंगे, और क्या जोड़ेंगे? और अब जोड़ना नहीं, सब घटाना है। हाफ ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ Na2SO4, और क्या करेंगे? ये माइनस करेंगे, और क्या? माइनस कंडक्टिविटी ऑफ KCl, और क्या करेंगे? माइनस हाफ ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ K2SO4। अब सारे वैल्यू लिखने के बाद जो भी आंसर आ जाएगा वही सही होगा। लाडोल जी आपने आंसर दे दिया, आंसर कौन सा होगा? बी वाला होगा ना। निराला, तुमको समझ में आ गया कि नहीं भाई? चलिए, आया है कि नहीं आया ये आप खुद जज करिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा पूछिए और दोबारा हम बताने की कोशिश करेंगे। कोलरास ला होता क्या है? वैसे ला तो कई चीजों के इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन बार बार जो सवाल पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 साल्ट है, AX है, BY है, AB है, और इन तीनों के थ्रू, यानी तीनों की कंडक्टिविटी दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कंडक्टिविटी ऑफ XY क्या होगा। तो हम क्या करेंगे? XY बराबर AX प्लस BY। अब AB एक्स्ट्रा आ गया तो माइनस BY कर दे, BA कर देना। अब यहाँ पर जो BA लिखे हो सब जगह कंडक्टिविटी कर दो, बस हो गया काम।
ठीक है, ऐसे करके सवाल और भी आप लगाइएगा, आपको बहुत ढेर सारे सवाल मिल जाएंगे जब सॉल्व करेंगे, गेट के एग्जाम में मिल जाएंगे, CSIR में मिल जाएंगे, और भी अगर जैम वगैरह के भी अगर आप पेपर हल करते होंगे तो वहां पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये अगला हमारा एक सवाल है। देखिए, ऐसे सवाल अभी तक दो बार पूछे जा चुके हैं, ये तीसरी बार ये सवाल से आपका पाला पड़ रहा है। इफ द कंसंट्रेशन इज इंक्रीज टू 4 टाइम इट्स ओरिजिनल वैल्यू, चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी फॉर द इलेक्ट्रोलाइट इज। देखिए कितना सरल सवाल है। ये कह रहा है बच्चा कि जो कंडक्टिविटी है, पहले आप रिलेशन लिखना जान जाओ, ये ऐसे है। अब ये कह रहा है कि अगर हम मतलब कि कंसंट्रेशन को 4 टाइम कर दें, 4 टाइम करोगे तो होगा क्या कि अब अगर दूसरा हम लिखें, जैसे ये 2 हो जाएगा तो ये लैम्डा नॉट होगा, और ये माइनस बी, और यहाँ लिखेंगे 4C लिख देंगे। अब 4 को जब बाहर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा कि लैम्डा नॉट माइनस 2B और अंडर रूट C, ये हो जाएगा लैम्डा 2 की वैल्यू। ये लैम्डा 2 की वैल्यू देखिए। अब ये लैम्डा 1 इतना है, लैम्डा 2 इतना है। अब ये पूछा जा रहा है लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। आवाज नहीं जा रही है? देखिए मैं बहुत अच्छे से बोल रहा हूं, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सही बताइए। आप रिफ्रेश कर लीजिए, हो सकता सही हो जाए। अब भी आवाज नहीं जा रही है? आवाज नहीं जा रही है आपकी, मतलब मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है? अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये कल भी हो गया था और आज भी हो रहा है, नॉट ऑडिबल। सर थोड़ा सा देखिए, इंटरनेट सर्वर अच्छा है और ऑडिबल नहीं हो रहा है, तो ये क्यों नहीं हो रहा है ये हमें नहीं मालूम है। और ये मैं तो कुछ भी नहीं किया हूँ, क्यों ये पॉज हो गया मुझे मालूम नहीं। अब हम क्या करें बताइए? आप नहीं सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो? ये प्रॉब्लम आ जा रही है कल से। अब इधर तो सही दिखा रहा है सर। नहीं नहीं, वहाँ हिलाइए ना, सही है। इंटरनेट तो आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं? और आवाज नहीं पहुंच पा रही तो मैं क्या करूं? आप कुछ हमको सजेस्ट करिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कंटिन्यू करूं? देखिए, हमारे ख्याल से अब अगर आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं तो जो मैं लिखूंगा उसको तो समझ जाएंगे आप ना। मैं ये कह रहा था कि शुरू शुरू में जब ओरिजिनल कंसंट्रेशन था तो ये लैम्डा 1 था, और जब 4 टाइम बढ़ा दिए तो ये क्या हो गया? लैम्डा 2 हो गया। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो अब ये डिफरेंस बराबर क्या है? अब भी प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम क्यों है ईश्वर?
ओके, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अगर सुन पा रहे हैं तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए, ओके, गुड गुड। मैं ये बोला कि जैसे ये लैम्डा वन शुरू शुरू में इतना है, अब बाद में जब 4 टाइम कंसंट्रेशन कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, तो ये और ये माइनस दोनों करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस हो जाएगा बी अंडर रूट सी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी वाला। ये सवाल समझ में आया कि नहीं? बहुत बढ़िया सवाल, मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, कि शुरू शुरू में जब कंसंट्रेशन सी था तो हमारा फार्मूला ये था, बाद में कंसंट्रेशन जब अंडर रूट सी हुआ तो फार्मूला ये बन गया। ठीक है, तो अब लिख रहा है चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज, वो कितना होगा? अगर जब ऐसे कंसंट्रेशन हम बदल देंगे तो ये कितना चेंज होगा? तो दोनों में चेंज क्या होगा? बी अंडर रूट सी। अब कुछ लोग क्या करेंगे, ये आंसर मार के आएंगे, वो सोचेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस पूछा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये कहा जा रहा है कि पहले कंसंट्रेशन सी ये था और जब ये 4C कर दिया गया तो ये हुआ, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? तो ये क्या होगा? बी अंडर रूट सी होगा। ठीक, और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला सवाल है, कंडक्टोमेट्रिक टाइटेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग। अब ये तो तुम बता दो भाई, ये आप लोग बताओ कौन सा आंसर होगा? आंसर आप लोग बताएंगे? हाँ, ऑप्शन सी, कि ये पूछा जा रहा है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हम कंडक्टोमेट्रिक टाइटेशन में ग्राफ ऑब्जर्व करेंगे तो पहले डिक्रीज होता है, बाद में इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? तो आप क्या बताएंगे? क्योंकि फास्ट मूविंग H प्लस को रिमूव कौन करता है? M प्लस, जो जिसकी मूविंग मोबिलिटी क्या होती है? स्लो होती है, इसलिए कंडक्टेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है। चलिए, ओके। देखिए, अगले सवाल पे हम लोग पहुंचते हैं। तो अगला सवाल कौन सा है कि ये कल 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 इसको हम लोग डिस्कस किए थे, बताइए कौन सा होगा? देखिए, आज याद है कि नहीं आपको? ऑप्शन बी। गुड गुड गुड, मतलब आपको याद है। चलिए, ऑप्शन सी। कैसे आप ऑप्शन सी बोल रही हैं? इसका मतलब आप कंफ्यूज हो रही हैं। ऑप्शन सी गलत है। हाँ, गुड, बी होगा। ठीक, अब इस सवाल को बताइए, आप कोशिश करिए, देखिए इसका आंसर क्या होगा, कुछ ट्राई तो करिए कि हम बताएं। मैं बताऊं? बी। बहुत जल्दी आंसर आ गया। देखिए, मैं कोशिश करता हूं। यहाँ पे लिख रहा है ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड स्पीसीज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज गिवन एज। तो यानी ऊपर क्या है? ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज है और नीचे क्या है? रिड्यूस्ड स्पीसीज है। सबसे पहले आप इसको समझिए ये क्या कह रहा है। ठीक, तो अब करेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस ये पूछा जा रहा है, यानी ये दिया गया है। तो अब आप अगर कोई सेल रिएक्शन लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं? ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज लिखते हैं ना। ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज किस में बदल रहा है? रिड्यूस्ड स्पीसीज। आप ऐसे लिखेंगे, तो यानी आपका जो Q की वैल्यू है वो Q बराबर क्या होना चाहिए था? R डिवाइडेड बाई O होना चाहिए था। ये समझ में आया? और जबकि यहाँ पर क्या दिया गया है? O डिवाइडेड बाई R दिया गया है, और जब O डिवाइडेड बाई R लिखा जाएगा तो ये E की पावर 2 लिखा गया है, यानी यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा? E की पावर -2। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सवाल में दिया गया है ऑक्सीडाइज्ड डिवाइडेड बाई रिड्यूस्ड स्पीसीज। अब ऑक्सीडाइज्ड यहाँ पर प्रोडक्ट है और रिड्यूस्ड स्पीसीज क्या है?
रिएक्टेंट है, यानी सवाल में ऐसे लिखा गया है, ये ऑक्सीडाइज्ड है, यानी जैसे मान लीजिए ये M है और ये किस में बदल रहा है, M2+ में बदल रहा है। लेकिन मैं आपको कल ही बताया था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप पढ़ते हैं वो रिडक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं। और जब रिडक्शन होगा तो आप क्या करेंगे, पहले M+ लिखेंगे और फिर ये किस में बदलेगा, M में बदलेगा। गुड, आप सही जा रही हैं। ठीक है, तो ये M में बदलेगा, तो यानी ये वैल्यू ये दिया गया है, लेकिन इसको किस में पहले बदलना है, इसमें बदलना है। इसमें बदलने के बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन होता है वो क्या होता है, डिवाइड E0 माइनस RT डिवाइडेड बाई NF होता है। और यहाँ LN, अब यहाँ क्या लिखोगे, रिड्यूस्ड स्पीसीज डिवाइडेड बाई ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज, और आप ये लिखोगे। और जब ये लिखोगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, E0, अब ये माइनस है RT डिवाइडेड बाई NF, और आप जानते होंगे कि LN e⁻² बराबर होता है -2, तो यहाँ पर इंटू -2 करेंगे। अब ये जब हम हल करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस है। अब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए वाला सही होगा। ठीक, देखिए ये सवाल इजी था, फिर भी बच्चों ने गलत क्यों कर दिया, वो जल्दबाजी में कर दिया। और दूसरी चीज, अधिकतर आपको मैं बता रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट जब फिजिकल का सवाल देखता है तो उतने ज्यादा जल्दबाजी में होता है कि पहली बार जो आंसर आ जाता है वो सोचता है यही सही है, अभी कहीं दोबारा पढ़ेंगे हम कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए वो सटाक से आगे बढ़ जाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, सवाल को ध्यान से पढ़ना समझना तब आंसर देना है कि ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड स्पीसीज का मतलब क्या है। ऑक्सीडाइज का मतलब O, रिड्यूस का मतलब R हो गया, यानी ऑक्सीडाइज्ड इधर दिया गया है, ये रिड्यूस्ड दिया गया है। आपको इसको उल्टे में बदल देना है, पहले ऑक्सीडाइज लिखना है फिर रिड्यूस, पहले M+ लिखना है फिर ये M में बदलेगा। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल में क्या पूछा गया है, द सेल वोल्टेज ऑफ डैनियल सेल इज इतना 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 है, रिड्यूस्ड पॉजिटिव। ये तो कल ही हम सॉल्व कराए थे, बताइए क्या होगा। देखें आपको याद है कि नहीं है, कल मैंने इसको सॉल्व कराया था। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है ई सेल माइनस, मतलब ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक, और ये भी रिडक्शन में होना चाहिए, ये भी रिडक्शन में होना चाहिए। हाँ, कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन डी सही है। आप लोग कितना सही और क्लियर आंसर दे रहे हैं, खुशी की बात है ना। ये फार्मूला है, ये जिंदगी भर के लिए याद कर लीजिए कि ऐसे ही होता है। ये सवाल कल शायद नहीं सॉल्व कराए थे, आज सॉल्व करना है आपको। कोशिश करेंगे, मैं बताऊं। ओके, निराला तुम भी कोशिश करो।
ये Q का वैल्यू समझ में आ रहा है कि नहीं? यही Q में ही सब जादू है, क्योंकि आप लोग क्या जानते हैं, E बराबर होता है E नॉट माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ, और यहाँ होता है एल एन क्यू। अब ये बराबर आप क्या लिखेंगे, E नॉट माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ, और यहाँ क्या हो जाएगा एल एन। अब ये देखिए एक्टिविटी ऑफ जिंक, जिंक की एक्टिविटी कितनी दिया गया है, 0.01 दिया है, इनटू एक्टिविटी ऑफ आयरन 2+, आयरन 2+ की एक्टिविटी क्या होती है, इसको साफ साफ थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे ये सॉल्व करना है तो इसके जगह क्या लिखेंगे, इसके जगह हम लिखेंगे 0.01 लिखेंगे। अब इसके जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया गया है वैल्यू 0. आप लोग सॉल्व करते रहिए, जहाँ कंफ्यूज होगा उसको मिला लीजिएगा, ये 2 होगा और स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये एक्टिविटी कितना दिया गया है 0.01 और ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये बराबर जो हो जाएगा, ऊपर के साइड जैसे 10⁻³ लिख सकते हो और उसका स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁶ हो जाएगा, और नीचे 10⁻² लिखोगे, ओवरऑल जो आंसर आएगा 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इतनी बात जानने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ln q होता है, तो अब कुल मिला जुला कर हमें E नॉट की वैल्यू निकालना है, तो n बराबर 2 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ना, तो n = 2 हो जाएगा। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, E नॉट की वैल्यू हमको निकालना है, तो E नॉट बराबर क्या हो जाएगा, E, अब जब ये चीज उधर जाएगा तो E माइनस हो जाएगा, E माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ, और ये हो जाएगा ln 10⁻⁴। अब -4 हम बाहर इस साइड लेते आएंगे तो ये बराबर हो जाएगा E + 4 इंटू आर टी डिवाइडेड बाई n बराबर 2 होगा, अब यहाँ पर हो जाएगा f, और ये हो जाएगा log 10 हो जाएगा, ln 10 हो जाएगा फॉर Fe। देखिए Fe का मतलब यहाँ पर जैसे 2 आयरन है ना, और ये भी दो आयरन है, पर आयरन 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन 2 आयरन के रेस्पेक्ट में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। यानी ओवरऑल सेल रिएक्शन में कैथोड से एनोड के साइड जो भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। अगर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है, आयरन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप ये समझ जाइए पूरे सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है हाफ सेल के बीच, 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ है। ठीक, फिर अब जब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बराबर क्या हो गया, जैसे हमें ई सेल बराबर निकाल रहे हैं तो ये ई सेल बराबर हो जाएगा, ये आपका ई नॉट हो गया, मतलब ई हो गया, अब प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 2.303 आर टी डिवाइडेड बाई एफ, log 10 हो जाएगा, log 10 बराबर होता है 1, और ये सॉल्व करने के बाद कल ही आपको बताया गया था ये होता है 0.059। आप एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखिएगा 0.06 से, ये लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको सहूलियत मिलेगी। ये हो जाएगा E प्लस, अब ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 0.06 हो जाएगा, तो ये 6 दूना 12 हो जाएगा, और जब 12 हो जाएगा मतलब कि ओवरऑल, अब एक बार हम सारा मिटा देंगे क्योंकि बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो ई सेल बराबर हम लोग फाइंड आउट किए हैं वो बराबर ये है, ई स्टैंडर्ड बराबर
कि E प्लस 0.12 और E की वैल्यू दिया गया है, कोई मैच नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये हो जाएगा 1.71, हमें ट्राई करने तो बता रहे हैं, ये हो जाएगा, और ये जब हम इसमें जोड़ेंगे तो 1.73 हो जाएगा। ठीक है, ये ई नॉट की वैल्यू है। अब आपको क्या बताना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेल्टा जी स्टैंडर्ड बराबर होता है माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम होता है। ठीक, अब अगर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एन ई स्टैंडर्ड एफ लिखेंगे, और ये बराबर हो जाएगा माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब ये जब सॉल्व करोगे तो के इक्विलिब्रियम बराबर हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर आर टी चला जाएगा, आप ऐसे समझ सकते हैं कि एल एन के इक्विलिब्रियम बराबर हो जाएगा, अब देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो जाएगा एन एफ डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या है? आर टी है। ठीक, और अगर एल एन को हम लॉग में बदल दें तो लॉग के इक्विलिब्रियम बराबर हो जाएगा एन एफ, एन ई भी रहेगा ना, एन ई एफ होगा। ठीक, एन ई स्टैंडर्ड एफ डिवाइडेड बाई 2.303 और ये हो जाएगा आर टी। अब इसमें कुछ वैल्यू पहले से हम लोगों को पता है, वो वैल्यू क्या है? अगर 2.303 आर टी डिवाइडेड बाई एफ ये बराबर होता है अप्रोक्सीमेट 0.06, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अगर हम कहें कि f डिवाइडेड बाई 2.303 और यहाँ पर है आर टी, ये बराबर अगर हम लिखें तो ये कितना हो जाएगा? 1/0.06 हो जाएगा, ये 100 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा ना। तो कुल मिला जुला के अब हमको करना क्या है? ये मिटा दे रहे हैं इधर, और इधर ही आपको हम सॉल्व करा रहे हैं। लाडू जी का आंसर आ गया बी, और आपने एकदम सही जवाब दिया है। देखिए ये क्या हो गया? लॉग के, लॉग के बराबर कितना आया कि ई स्टैंडर्ड छोड़ दीजिए और इनटू 100 डिवाइडेड बाई 6 आया। एन कितना है? एन की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक, और के बराबर क्या आ गया? मतलब लॉग के बराबर ई स्टैंडर्ड कितना, मतलब ई स्टैंडर्ड कितना सॉल्व किए थे? 1.73 इंटू 100, और ये कितना हो गया? 3 हो गया। और इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 1.73 ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया? 15, 3 इंटू 0.5, तो यहाँ कितना बचा? 2 और 2 3 3 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छः 18, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ निकाल रहे हैं, लगभग 7 आ रहा है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 57 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट अगर मल्टीप्लाई करेंगे 57। और एक चीज मैं आपको पहले से बता दूं कि आप ये जानते रहिए कि कहीं पर अगर लिखा गया है कि लॉग, अगर मान लीजिए कहीं पर भी आप दिख रहा है कि लॉग के बराबर 10 लिखा गया है, तो के बराबर होगा 10 की पावर 10 होगा। अगर यहाँ पर हमने सॉल्व किया लॉग बराबर के बराबर अप्रोक्सीमेट सॉल्व कर रहे हैं तो ये 56 के आसपास आया। ठीक है, और ये 54 आएगा, तो के बराबर क्या हो जाएगा? 10 की पावर 56, और ये अप्रोक्सीमेट किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है। समझ में आया ना? लिखा है क्लोज टू, कोई मैच नहीं हो रहा है निराला। अब मैच हो रहा है कि नहीं? नेक्स्ट चले।
अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सवाल तो आना तय है, चाहे गेट में आए चाहे आपके CSIR में आए, या फिर अगर कोई दूसरा एग्जाम देंगे तो वहां पर भी पूछा जाएगा। ये सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओके। ये सवाल शायद है कि हमने कल नहीं सॉल्व कराया था, कल नहीं सॉल्व कराया था। बताइए कितना आएगा? शायद सॉल्व कराए थे क्या पहला? हाँ, याद है। लाडोल जी, आपको याद आ रहा है कि नहीं? ये कल ही का क्वेश्चन है, एक बार सॉल्व कर लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है। और मैं कल सॉल्व कराया था, आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं फिर से सॉल्व कर दूं। है कंफ्यूजन यानी? चलिए देखिए, अगर हमें सेल रिएक्शन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? इस टीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हो जाएगा ना सही में? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है, आपसे पूछा जा रहा है, शायद केएसपी पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? हाँ, केएसपी दिया गया है। करना क्या है आपको कि जो ई सेल होता है, ठीक है, ई स्टैंडर्ड सेल, ई स्टैंडर्ड जिसे आप अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं ना, कुछ देर पहले पढ़े थे, डेल्टा जी स्टैंडर्ड बराबर -RT ln K होता है ना। अब जैसे मान लीजिए हम इस सवाल की बात करें, कोई भी साल्ट हो, जैसे मान लीजिए AgCl है ना, AgCl अगर डिजोल्व होगा तो Ag प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। आप जानते हो ये सॉलिड है, और ये क्या है आपका? एक्वस होगा, और ये भी क्या होगा? एक्वस होगा। इसके लिए अगर के इक्विलिब्रियम हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि एक्टिविटी ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस लिखेंगे, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस लिखेंगे, और यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ AgCl। अब क्योंकि ये सॉलिड है तो सॉलिड की एक्टिविटी क्या होती है? 1 होती है, तो यही के जो है बराबर क्या हो जाएगा कि Ag प्लस इंटू Cl माइनस। और अगर इसका KSP आपको लिखना होता तो कैसे लिखते हैं? KSP बराबर भी क्या लिखते हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag प्लस इंटू सॉल्युबिलिटी ऑफ Cl माइनस, यानी इसी को आप ऐसे भी लिखते हैं Ag प्लस इंटू Cl माइनस। कहने का अर्थ ये है कि जो K इक्विलिब्रियम है वो किस में बदल जाएगा? KSP में बदल जाएगा। ठीक है, तो अब इस सवाल के बारे में जैसे अगर मैं कहूं कि यहाँ -RT ln K इक्विलिब्रियम लिखते हैं, तो अगर कोई दिक्कत ना हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -RT ln KSP लिख लो। ठीक, आपका हो गया काम। अब यहाँ पर क्या करोगे? -NE स्टैंडर्ड F बराबर -RT ln KSP। अब आप जानते हो कि ln KSP बराबर, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था, यहाँ क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा NF डिवाइडेड बाई RT, और यहाँ हो जाएगा E0 हो जाएगा। ठीक, अगर इसको लॉग में हम लोग बदलेंगे तो log KSP बराबर हो जाएगा NE स्टैंडर्ड कॉमन बाहर ले लो इंटू F डिवाइडेड बाई 2.303 RT हो जाएगा। अब इतना बराबर क्या लिख दोगे? NE स्टैंडर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई 0. देखिए 0.06, ये हो जाएगा log KSP। ये ऐसे याद कर लो, क्योंकि अधिकतर ऐसे सवालों में क्या पूछा जाएगा? ई स्टैंडर्ड दिया गया होगा, ठीक है, उससे KSP पूछा जाएगा, या तो KSP दिया गया होगा, ई स्टैंडर्ड पूछा जाएगा। अब सॉल्व हो जाएगा ना लाडोल जी? निराला आंसर भी आ रहा है? देखिए अब हमें करना क्या है कि log KSP दिया गया है, ये 10 की पावर -10 है, log बराबर, अब यहाँ क्या लिखेंगे? क्या पूछा गया था? कर इलेक्ट्रोड रिएक्शन,
गिवन दैट, अरे यार तो बहुत सिंपल है। ठीक है, पहले आप क्या निकालिए, ई सेल निकालिए। तो अब एन क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.06 हो जाएगा और ये हो जाएगा -10 हो जाएगा। कुल मिलाजुला कर जो ई सेल की वैल्यू आ रही है वो बराबर आ रहा है, अगर ये 0.6 हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे -0.6। अब सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे, अब तो कर लोगे ना। ये वाला आंसर होगा डी। समझ में आया। आप लोग आंसर डी से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो हम लोग आगे बढ़े। पावर 5 होगा ना रे, कहाँ पावर 5 होगा यार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ -0.6 आया। अच्छा, इसके बाद आपको कंफ्यूजन हो रहा है। और निराला तुम 0.6 मतलब फाइंड आउट किए कि नहीं? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, यस गुड। तो अभी अभी हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया है कि ई स्टैंडर्ड की वैल्यू आएगा -0.6 आएगा। ठीक है, इतना निकालने के बाद हमको करना क्या है, आप जानते हो ई स्टैंडर्ड बराबर होता है ई कैथोड रिडक्शन माइनस ई एनोड रिडक्शन, ये होता है। अब देखना, इन दोनों में एक ये है और दूसरा ये है, ये 0.6 है, ठीक, 0.6 है। और हमको अब एक चीज और याद रखना, गुड, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और यहाँ पर हालांकि इस रिएक्शन में ये भी रिड्यूस हो रहा है, लेकिन अब ये आपका एनोड होगा और ये आपका कैथोड होगा। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0.135 लिखेंगे और ये माइनस कितना हो जाएगा, यही आपको निकालना है। ई रिडक्शन क्या, एनोड वाला, एनोड पे क्या हो रहा है कि Cl2 और प्लस Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है AgCl में, ये आपको निकालना है। अब जब ये निकालोगे तो ये इधर आएगा ना, जब ये इधर आएगा तो क्या करोगे, माइनस हो जाएगा, -0.6 -1.35, ये हो जाएगा -1.95 और ये बराबर क्या है, माइनस ई रिडक्शन ऑफ Ag प्लस, ये कन्वर्ट हो रहा है AgCl में। आया, ये माइनस माइनस सत्यानाश हो गए। अब बचा क्या, 1.95। लाडोल एंड निराला, आप बताइए कि आपको समझ में आया है कि नहीं? बहुत सही है लाडोल जी, आपको? आंसर आ गया ना। ये CSIR का सवाल है, हम पूरे इलाहाबाद की बात कर रहे हैं, यहाँ से 1000 लोग जाते हैं एग्जाम देने कम से कम, और उसमें से जिसने भी इसको सॉल्व किया था वो तुक्का मार के सॉल्व किया था। ठीक है, जैसे आदमी तुक्का मार ही देता है, एक आध तो सही हो जाएगा, एक आध दो लड़कों को छोड़कर बाकी सब लोगों ने तुक्का मारा था। तो आप लोग ऐसा ना करिएगा, ठीक है, ये आंसर सही है ना, कैसे आया मालूम चल गया ना। मैं आगे बढ़ूं, सवाल इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं, इस एग्जाम में ना सही तो गेट में पूछे जाएंगे, गेट में ना सही तो CSIR में, CSIR में ना सही तो GDC में, GDC में ना सही तो आपके हायर एजुकेशन में, कहीं ना कहीं तो ये सवाल आने ही हैं। हमारे ख्याल से अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए ना। देखिए, एक दूसरा सवाल आ गया, पता नहीं कल ये सवाल कराए थे कि नहीं कराए थे, और इस सवाल का आंसर बताइए।
इस सवाल का आंसर आप बताइए क्या होगा। आपको सेल रिएक्शन अगर लिखना आ जाएगा तो काम बन गया, अगर सेल रिएक्शन नहीं लिखना आएगा तो काम नहीं बनेगा। जैसे इनर्ट्स इक्वेशन दो फॉर्म में पढ़े जाते हैं, एक डेल्टा जी के फॉर्म में पढ़े जाते हैं, ये डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी स्टैंडर्ड अब प्लस आर टी डिवाइडेड आर टी एल एन क्यू होता है। लेकिन जब ई सेल के फॉर्म में पढ़े जाएंगे तो ई सेल बराबर होता है ई स्टैंडर्ड सेल और यहां हो जाता है माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ और ये हो जाएगा एल एन क्यू हो जाता है। ठीक, तो अब ये पूछा जा रहा है डेल्टा जी क्या होगा, तो डेल्टा जी का मतलब ये क्या होगा और यहाँ क्यू बराबर क्या होगा, ये आपका प्रोडक्ट है और ये आपका रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, क्यू की जगह क्या लिखना, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट उसके पहले साइन क्या होगा प्लस, ऑप्शन कौन सा सही होगा डी, और आप 4 नंबर पा गए CSIR में। ठीक, आगे बढ़े। ये है टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऑप्शन सी, बहुत से याद है यार कैसे। अब ये आप लोग पढ़े थे कि डेल्टा एस बराबर होता है माइनस नहीं एन एफ और क्या होता था डेल ई डिवाइडेड बाई डेल टी और ये कांस्टेंट प्रेशर पर, अब यही वैल्यू पूछा जा रहा है और डेल्टा एस बाई एन एफ होगा, कौन सा होगा, सी वाला होगा। ठीक, अगर आप इसका आंसर देना चाहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बताइए। ये ध्यान रहे यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है, क्या दिया गया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जबकि आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, मतलब हर चीज किस किस फॉर्म में पढ़ते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में पढ़ते हैं। निकाल ले जाएंगे ना, कैसे पढ़ेंगे कि आप जानते हो कि एल के बराबर फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ जिंक, फॉर्मेशन कांस्टेंट का मतलब समझ लीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, बराबर क्या होता है एन एफ डिवाइडेड बाई 0.0, यहाँ 5 दिया है आप 6 लिख दीजिए, काम आसान हो जाएगा। एन एफ नहीं होता, एन ई स्टैंडर्ड वैल्यू। अब ई स्टैंडर्ड निकालिए, कैसे निकालेंगे, अब आपको याद होना चाहिए यहाँ पर जो ई स्टैंडर्ड वैल्यू आप हमेशा लिखते चले आए हैं वो रिडक्शन के फॉर्म में लिखते थे, कैसे फॉर्म में लिखते थे, रिडक्शन के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, पहले ई स्टैंडर्ड फाइंड आउट करेंगे, तो ई स्टैंडर्ड क्या होता है, ई कैथोड यहाँ रिडक्शन माइनस ई एनोड और यहाँ रिडक्शन। अब देखिए ये जो ऑक्सीडेशन लिखा गया है, अगर इसको इधर कर दें इसको इधर कर दें तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा ना। अब ये बताइए जब माइनस चार्ज आ जाएगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन एबव होगा कौन बेलो होगा, तो ये एबव होगा और ये बेलो होगा। ठीक है, और जो एबव वाला होता है एनोड होता है, बेलो वाला क्या होता है, कैथोड होता है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ लिखोगे माइनस 0.763 और ये माइनस क्या हो जाएगा 1.03। निराला राज का आंसर ए आया है। अब जब इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जब प्लस हो जाएगा और तो ये 1.03 है जबकि ये क्या है 0.76 है, तो 1.03 जब 0.76 आप माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या होगा कि 26
और इधर 3 है, ये 0.24 3 27 0.27 आ जाएगा ना, बराबर, हाँ 0.267 ये आ गया। अब ये आंसर, ये चीज हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक। अब जब, और n की वैल्यू क्या लिखनी है, n की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन लिखनी है, ये ln के बराबर 2 इंटू 0.27 हम लिख सकते हैं, और ये 0.6 हो जाएगा, ये आप माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, काटेंगे ये 0.3, क्योंकि ये आप कैंसिल कर सकते हैं, ये आ जाएगा 9। अब बताओ कितना प्यारा आंसर आया ना, मजा आ गया। आंसर कौन सा होगा, अगर एल, ये लॉग है, सॉरी, अगर ये लॉग के बराबर 9 आया तो के बराबर प्यारे साथियों कितना आएगा, 10 की पावर, नहीं बताएंगे, 10 की पावर 9। अभी कुछ देर पहले बताया ना कि log k इक्वल टू 10 होता है, तो k इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 10। अगर log k इक्वल टू होता है 27, तो ऐसे कंडीशन में k इक्वल टू हो जाता है 10 की पावर 27। अगर जो है log k इक्वल टू 9 होता है, तो k इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 9। ऑप्शन कौन सा सही है, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिए या चाहे जैसे करिए, आप बताइए आंसर कौन सा आएगा। आप सी पर सेटिस्फाइड है ना, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना, क्योंकि ऐसे सवाल जहां तक मेरा नॉलेज है, मैं भी काफी दिनों से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ढेर सारे बच्चे आज मेरे पढ़ाए हुए JRF हैं, IITs में रिसर्च भी कर रहे हैं, बहुत ढेर सारे लोग क्वालिफाइड हैं गेट एग्जाम। तो मुझे जो लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस ये कहता है कि ऐसे सवाल अमूमन लोग छोड़ देते हैं, बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो ऐसे सवाल अटेम्प्ट करते हैं, और आज के बाद आप भी अटेम्प्ट करेंगे, और हमारा अंदाजा है कि आप JRF जरूर हो जाएंगे, ठीक, कर ले जाएंगे ना ऐसे सवाल। ऑप्शन सी सही होगा। अब लिखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल आफ्टर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ईच इक्विलिब्रियम इज। अब देखिए बहुत आसान है, अब ऐसे सवाल ये पूछा जा रहा है इलेक्ट्रो, ये हाँ एक कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आपको बताऊंगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल ई आफ्टर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ईच इक्विलिब्रियम, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब इक्विलिब्रियम में होंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होगा, जबकि ई स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। लाडुल जी आपने आंसर बिल्कुल सही किया है। और निराला, देखिए अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने एक पढ़ रखा था कि आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा तो ई सेल आपका 0 हो जाता है, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और वहां पर जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है वही वैल्यू ऑब्जर्व की जाती है। यानी जैसे आप ऐसे समझिए, डेल्टा जी बराबर जब निगेटिव हो तो रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होता है, क्या होता है, और ये डेल्टा जी बराबर होता है -NEF होता है, और ये निगेटिव कब आएगा, जब E की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए E की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक। और डेल्टा G बराबर 0 होता है कब, जब रिएक्शन क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। मैंने डेल्टा जी बोला है, डेल्टा जी नॉट नहीं बोला है, ये क्या है, डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या है, किसी भी सेल का जो गिब्स फ्री एनर्जी है सेल रिएक्शन का, और डेल्टा जी नॉट क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है,
और अगर ये पॉजिटिव कब आएगा, जब माइनस एन ई। अब अगर ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगा तभी तो आपका टोटल पॉजिटिव आएगा, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होता है, जीरो होता है। तो ध्यान रहे, डेल्टा जी अगर जीरो है तो ई भी क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन ई जीरो होगा, आपका ई स्टैंडर्ड जीरो नहीं होगा। तो सही बात, तो आंसर आपका ये सही होगा। ठीक है, कि जब, क्योंकि आपसे पूछा क्या जा रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल ई की वैल्यू क्या होगी, कब, जब रिएक्शन कहाँ पे पहुंचेगा, इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा। तो इक्विलिब्रियम में पहुंचने के बाद ई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ये जीरो कब होगा, क्योंकि माइनस एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होंगे ही होंगे, फैराडेज कांस्टेंट कभी जीरो नहीं होता है, यही वैल्यू जीरो होगा। ये अगर जीरो होगा तो रिएक्शन डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। आया समझ में? निराला को तो समझ में आ गया, हमारे ख्याल से लाडोल आपको भी समझ में आ गया होगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और आपको एक और बात बता दें, अच्छी बात है, वो क्या है बात, कि जैसे देखिए डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के होता है। क्या होता है, आर टी एल एन क्यू होता है, के नहीं होता है। और जब Q बराबर K होता है ना, E नॉट कभी भी जीरो नहीं होगा। E नॉट एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये जीरो केवल इसके लिए होता है, हाइड्रोजन के लिए होता है। ठीक है, और बाकी किसी भी मतलब कि एलिमेंट के लिए जीरो नहीं होता है। हाँ, जीरो कब होगा, ई स्टैंडर्ड जीरो हो सकता है, कैसे जानती है, जैसे मान लीजिए मैं सेल बना रहा हूं, ये साल्ट ब्रिज है, अब इधर आयरन है, ये रिड्यूस हो रहा है, इसमें रिड्यूस हो रहा है, इधर भी आयरन है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन सेल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड का नेचर एक ही है, तो इलेक्ट्रोड का नेचर एक ही है, तो दोनों के जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपस में माइनस किए जाएंगे तो इसके लिए ई स्टैंडर्ड बराबर जीरो हो जाएगा। लेकिन ये सेल वर्किंग में कब होगा, जब यहाँ का कंसंट्रेशन और यहाँ का कंसंट्रेशन अलग होगा, और ये सब चीजें हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, ई स्टैंडर्ड जैसे आपने पूछा ना कि ई नॉट नेवर इक्वल टू जीरो, वो जीरो हो सकता है, एक तो इसके लिए जीरो होगा, और दूसरा अगर एनोड और कैथोड दोनों एक ही मटेरियल के बने होंगे तो स्टैंडर्ड वैल्यू जीरो होगा। देखिए मैं आपको जो पढ़ा रहा था, जो बता रहा था यहाँ पर, कि मैं थोड़ा सा डिराइव कर दूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, बहुत कम लोग समझ पाते हैं इसको, कि जब Q बराबर के इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, ये Q बराबर के इक्विलिब्रियम होगा तो ऑटोमेटिकली डेल्टा जी बराबर क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो तीनों इक्वेशन को जोड़ने के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, जीरो लिखेंगे, और ये डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी और ये एल एन क्यू हो जाएगा। अब जब इसको हम इधर उधर करेंगे तो डेल्टा क्यू की जगह क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। अब क्योंकि अब Q बराबर क्या हो गया, के इक्विलिब्रियम बराबर क्या हो गया, माइनस आर टी एल एन के। अब समझ में आया ना, ये जो हम लोग रट लेते हैं ये एक्चुअली नट्स इक्वेशन से आया है। ठीक, तो इक्विलिब्रियम, जब भी कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एक तो डेल्टा जी जीरो होता है, और दूसरा क्या होता है, ईएमएफ की वैल्यू भी क्या होती है, ई सेल की वैल्यू जीरो होती है। ठीक, तो बहुत ढेर सारे लोग ये गलती किए होंगे एग्जाम में। ठीक है, और उनको जब अच्छा एग्जाम देने के बाद लोग जोड़ते हैं 30 सवाल किए हैं, मतलब 30 40 50 सवाल, ये कहते हैं कि हमने 150 नंबर का सवाल किया है, और जब रिजल्ट आता है तो आता है केवल 50 नंबर। तो गलतियां ऐसे ही होती हैं, क्योंकि ऐसे सवालों का सलूशन अमूमन किताबों में नहीं मिलता है,
और इसलिए बच्चे वो ये जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है वो ये समझते हैं कि हमारा आंसर सी सही है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये डी सही है। ठीक, थैंक यू। ये सवाल तो कल हम कराए थे आपसे, याद करिए। आंसर कौन सा सही, अरे इसमें तो पढ़ा है पहले से, सी टिक है, सी टिक है, लेकिन आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं ना, कि नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, बताइए। आप जानते हैं कि डेल्टा जी बराबर हो, डेल्टा एस बराबर होता है एन एफ डेल ई डिवाइडेड बाय डेल टी, और ये होता है कांस्टेंट प्रेशर। ये एन एफ है, यहां पर लिखना E2 माइनस E1 लिखना, यहां पे लिखना T2 माइनस T1 लिखना। अब देखना T2 टेम्परेचर क्या है, ये है, और T1 टेम्परेचर क्या है, ये है। तो T2 माइनस T1 क्या आएगा, निगेटिव आएगा। 30 में से जब 20 घटाएंगे तो -10 आएगा। और अब यहाँ पर क्या है, E1 की वैल्यू ये है और E2 की वैल्यू ये है, तो E2 ज्यादा है, E1 कम है। नहीं, एक मिनट, हाँ, E1 जो है ज्यादा है और E2 क्या है आपका, कम है, सॉरी, हाँ, E2 कम है, E1 ज्यादा है। तो कम माइनस ज्यादा बराबर ऊपर वाला निगेटिव, और नीचे वाले में ज्यादा माइनस कम बराबर पॉजिटिव, निगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव बराबर निगेटिव। तो यहाँ पर डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। ठीक, चलिए, और धीरे धीरे हम लोग अंतिम कड़ी पे पहुंच रहे हैं। 1.5 घंटे की क्लास लगभग खत्म होने वाली है, और आज काफी सवाल हम लोगों ने डिस्कस किया, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर किए, और हमारा जो हम जो समझते हैं, ये समझते हैं कि आने वाले एग्जाम में आप सवाल का जवाब सही करेंगे, कंडक्टेंस हो या ई सेल हो, आप दोनों जगहों से सवाल अच्छे से कर सकते हैं। अब बताइए, यहाँ पर ये सवाल भी हमने शायद है कि अपने लेक्चर में इंक्लूड किया था। बहरहाल आज का डेट है डाउट क्लियरिंग क्लासेस, तो एक बार बताइए क्या, हाँ, डन, गुड। कैसे आपने सॉल्व किया है, तो आप जानते हैं कि ई सेल बराबर क्या होता है, ई स्टैंडर्ड सेल बराबर क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। शर्त ये है कि एनोड साइड भी रिडक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे और कैथोड साइड भी क्या लेंगे, रिडक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे। तो अब इस दोनों में कौन कैथोड है, राइट हैंड साइड वाला क्या है, कैथोड, और लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है, एनोड है। तो हम क्या करेंगे, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है कि पॉजिटिव 0.34, और जबकि यहाँ पर एनोड का आपको फाइंड आउट करना है, तो माइनस एनोड का फाइंड आउट करना है कि ये जिंक 2+, यहाँ पर जिंक लिख देना है, और ये वैल्यू दिया गया है, ये वैल्यू कितना दिया गया है, 1.07। तो अब ओवरऑल जब जिंक 2+ जिंक ये निकालेंगे तो ये वैल्यू इधर जाएगा, तो ये 0.34 और ये -1.07 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर कितना आया, -0.73 वोल्ट आ गया। ठीक, और काफी कुछ सवाल आज हम लोगों ने डिस्कस किया, और जिसमें डिस्कशन का जो हमारा पॉइंट रहा है वो क्या क्या रहा है कि अभी तक जो कंडक्टेंस से जुड़े हुए सवाल थे, जितने भी CSIR में पूछे गए हैं उसको सॉल्व कराया गया। फिर क्या सॉल्व कराया गया कि जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से सवाल अभी तक पूछे गए उसको सॉल्व कराया गया, और नर्स इक्वेशन से जुड़े हुए सारे सवाल सॉल्व कराए गए, के इक्विलिब्रियम से जुड़े हुए सारे सवाल सॉल्व कराए गए कि अगर इक्विलिब्रियम को, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया होगा तो के इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और कौन से सवाल सॉल्व कराए गए कि KSP कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक जगह सॉल्वेबिलिटी से भी जुड़ा हुआ सवाल आया था, उसको भी हम लोगों ने सॉल्व किया कि अगर कंडक्टेंस की वैल्यू दी जाए तो सॉल्वेबिलिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक और सवाल हम लोग सॉल्व किए हैं, कंडक्टोमेट्रिक टाइटेशन से सॉल्व किए हैं कि अगर कंडक्टोमेट्रिक टाइटेशन के जो ग्राफ्स हैं या जो उसके कॉन्सेप्ट हैं वो कैसे होते हैं और कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में भी काफी कुछ बताए गए हैं। एक और आपको याद होगा हम लोगों ने सवाल सॉल्व किया था CMC
CMC का मतलब क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन से जुड़े हुए जो कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ था, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा। कोलरास लॉ से जुड़े हुए काफी सवाल थे, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। और इस तरीके से आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। और आगे आने वाले समय में जो हमको डिस्कशन करना है वो ये करना है, आने वाले समय में जो हमको डिस्कशन करना है, एक तो जो केमिकल सेल होते हैं, केमिकल सेल से जुड़े हुए कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सब बताने हैं। एक्टिविटी कोएफिशिएंट और आयनिक स्ट्रेंथ से जुड़े हुए सवाल सॉल्व करने हैं। और हमें उम्मीद है कि आप हमसे बहुत कुछ सीखे होंगे और आने वाले एग्जाम में जो सीखे हैं उसका कुछ रिवार्ड भी हमको देंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो जैसा अंतिम में कहा जाता है कि आप इसकी रेटिंग करिए, रिव्यू लिखिए, अपने कमेंट करिए, मतलब बताइए, साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए ताकि वो भी कुछ फायदा पा सके। और आज की सवाल मतलब आज का जो क्लास है ये समाप्त होता है। तब तक के लिए मतलब अगले क्लास तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। हेलो, आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो पढ़ा रहे हैं उसका चौथा लेक्चर आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। गुड इवनिंग। और जानते हैं कि चौथा लेक्चर क्या है, क्विक डिस्कशन ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सॉरी जो हमारा टॉपिक है आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री